हेलो एंड वेलकम टू द स्टाइल 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 की इंग्लिश की अगली पोएट्री आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एंड्रनी रिच। इस कविता में मैं आपको बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इतना ही नहीं, अभी तो रुको रुको रुको, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस कविता में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम। तो एक कंप्लीट होलसेल पैकेज मिलेगा, बहुत बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स कि आखिर इस कविता का थीम क्या है, एंड्रनी रिच ने लिखा क्या है। तो जो एंड्रनी रिच है, इनकी कविता आप लोगों ने क्लास 9th में और क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ी है। क्लास 10th सीबीएसई में इनकी कविता थी द ट्रीज। ये स्पेशली जानी जाती है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के लिए, इसके अलावा विमेन इंपावरमेंट के लिए, और महिलाओं से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उन सारे समस्याओं को जागरूक करती हुई ये कविताएं लिखती हैं। पहले इस कविता के हम लोग थीम पे आते हैं। तो इस कविता का जो थीम है, इस पोम का एक बड़ा सुंदर सा थीम है, और वो थीम क्या है? मेल डोमिनेंस, जो पुरुष प्रधानता होती है समाज में, जो पुरुष अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। मेल डोमिनेंस, पोजेशन और ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। एक महिला को समाज के भीतर पुरुषों के द्वारा जो अत्याचार सहना पड़ता है, जो नियम कानून उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसके अलावा जो मेल डोमिनेंस है, पुरुष प्रधानता है हमारे समाज में, उसके प्रति कविता में ये जो एंड्रनी रिच है हम लोगों को जागरूक करती है। बहुत ध्यान से समझिए कि आखिर उन्होंने इसमें समझाया क्या है। इस कविता में पोएट जो है, पोएटिस, वो कहती है कि देखो, एक आंट है, आंट जेनिफर, और आंट जेनिफर जो है वो क्रोशिया से, धागा से एक वुल पे, मतलब एक किसी कपड़े के ऊपर वो बहुत खूबसूरत सी एक आर्ट बना रही है। और उन्होंने जो आर्ट बनाया है, वो आर्ट बनाया क्या है कि एक पेड़ है, हरियाली है, चारों तरफ हरा भरा जंगल है, उसमें एक बाघ है जो बहुत सिंघम की तरह एकदम तन के उछलता हुआ, कूदता हुआ दिख रहा है। आंटी की जो जिंदगी है वो समाज के बंदिशों में है, अंकल के अंडर में वो है, समाज के बहुत सारे ऐसे नियम कानून है, ऑर्डियल्स हैं जो उनको मानने पड़ते हैं। लेकिन उनका जो आर्ट है वो बिल्कुल आयरोनिकल है उनके रियल लाइफ से। यहां पे हम लोग को आयरनी भी मिलेगी। मतलब आंटी जो है खुद डरी हुई है, सिकुड़ी हुई है, सकुचाई हुई है, लेकिन जो आर्ट उन्होंने बनाया है उसमें उन्होंने बनाया एक सुंदर सा बाघ, और वो जो बाघ है वो समाज में किसी भी इंसान से डरता नहीं है। तो आंटी जो भीतर से है, जैसा वो बनना चाहती है, जो जिंदगी को वो जीना चाहती है, आंटी ने अपने आर्ट में उस तरह के एक बाघ को दर्शाया है। अब इसमें हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे और कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे कि आंटी के जो इनर फीलिंग्स हैं वो कैसे हैं, और समाज में जो वो जिंदगी जी रही हैं वो उनको किस तरीके के लाइफ को जीना पड़ता है। शुरू करते हैं लाइन 1 से। इसमें कहता क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन। यहां वर्ड है प्रैंस। प्रैंस का मतलब होता है उछलना। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट तक कुछ भी प्रॉब्लम बचेगा नहीं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का यहां पे मतलब क्या है? हरी भरी जो दुनिया है, हरा भरा उन्होंने बागीचा बनाया है जिसमें से बाघ उछल रहा है। और यहां एक पत्थर है डेनिजन, टोपाज। देखिए टोपाज क्या, येलो कलर का एक पत्थर होता है, ऐसे नीलम होता है, नीलम नीला रंग का होता है, मैंने नीलम पहन रखा है, नीले रंग का है। उसी तरह टोपाज होता है जो पीले रंग का है, हिंदी में उसको गोमेद वगैरह भी कहते हैं। वो कहते क्या है कि आंट जेनिफर का जो बाघ है वो स्क्रीन के ऊपर से उछल रहा है, और वो जो हरा भरा सा समाज है, जो हरा भरा जगह है, उसमें बड़ी स्वच्छंद तरीके से, बिना किसी से डरे हुए, बिना रोक टोक के टहल रहा है। आंटी की ये इनर फीलिंग है जिसको उन्होंने कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर उतार दिया है। They do not fear the man beneath the tree। उस बाघ को पेड़ के नीचे और पेड़ के पीछे छुपे जो इंसान हैं, उन इंसानों का कोई भय नहीं है। राइटर ये समझाना चाहती है कि समाज में जब एक महिला बाहर निकलती है तो जो सड़क के किनारे इधर उधर जो पुरुष होते हैं, महिलाओं को उनका डर होता है। लेकिन आंटी ये चाहती है कि एक समय ऐसा आए जब महिलाएं जो घर से बाहर निकले वो एक बाघ की तरह स्वच्छंद रूप से चले, और जो समाज के पुरुष हैं, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात हो, उस महिला को किसी भी पुरुष का डर नहीं हो, भय नहीं हो। वे कैसे समाज की कल्पना करती है। दे पेस इन स्लिक सिवैरलिक सर्टेनिटी। यहां एक वर्ड है सिवैरलिक। सिवैरलिक का मतलब होता है हीरोइक। मतलब वो जो बाघ है वो बिल्कुल हीरोइक, निडर स्वभाव से, एक दबंग हीरो की तरह तन के आगे चल रहे हैं, और उनको किसी का भय नहीं है, बाघ को। अगले स्टेंजा में कहती है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं
वो उनके ऊन में उलझी हुई है। मैंने आपको कहा जो क्रोशिया होता है, क्रूस बोलते हैं उसको भोंकते हैं, उधर से धागा लपेट के फिर खींचते हैं, तो एक अलग सी बड़ी सुंदर सी आकृति बनती है। तो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं उन्हीं के धागों में उलझी हुई हैं। फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल, और वो इस उलझन में, इस धागे की उलझन में इतनी उलझ गई है कि जो हल्का सा एक नीडल है, जो सुई है जिससे वो आकृति बना रही है, ये भी उठाना उनके लिए भारी पड़ रहा है। द पॉइंट इज कि समाज के जो नियम और कानून है, जो रूपरेखा है, समाज का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के भीतर महिलाएं इतनी ज्यादा उलझी हुई हैं कि वो एक हल्के सी चीज को भी अपने मर्जी से उठा नहीं सकते हैं। आगे कहता है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वेडिंग बैंड तो आप समझते हैं, इंडिया में जब शादी वगैरह होती है तो हाथ में कंगन पहनना पड़ता है। तो आंट जेनिफर का जो हाथ है उसके ऊपर अंकल ने शादी के दिन जो वेडिंग बैंड पहनाया था, ये वेडिंग बैंड इतना हेवी है, इतना भारी है कि आंट मर्जी से अपने हाथ को भी उठा नहीं सकती हैं। ये जो वेडिंग बैंड सिंबल है, यहाँ पे डिवाइस समझेंगे, एक सिंबल है किस चीज का? ऑर्डियल्स का। ऑर्डियल्स का मतलब होता है समाज के जो नियम और कानून होते हैं। देखिए, जब एक महिला की शादी होती है तो उसी मंडप में पुरुष की भी शादी होती है, दोनों ही दाम्पत्य बंधते हैं, लेकिन समाज के जो नियम कानून है, रूपरेखा जो बदलता है वो सिर्फ महिला का बदलता है। आज के बाद, जैसे आज अगर किसी महिला की शादी हुई तो पुरुष की भी हुई होगी। मंगलसूत्र महिला को पहनना है, पुरुष को नहीं पहनना। सिंदूर महिला को करना है, कंगन महिला को पहनना है, साड़ी महिला को पहनना है। आने वाले जो भी व्रत त्योहार होंगे जिसमें फास्टिंग रखना होगा, उपवास करना होगा, चाहे वो छठ हो, तीज हो, करवा चौथ हो, व्हाटएवर, ये सिर्फ एक महिला को करना है। अंकल बिल्कुल छुट्टा सांड की तरह चल रहे होते हैं समाज में, अंकल को देख के पता नहीं चलेगा कि भैया ये शादीशुदा हैं या ये कुंवारे रह गए हैं। तो राइटर यहां पे कहते क्या है कि अंकल का जो हेवी वेडिंग बैंड है, माने अंकल ने शादी तो हुई, लेकिन शादी के दिन अंकल ने महिला के हाथ पे, आंटी के हाथ पे इतनी बंदिशें लाद दी हैं कि आंटी से उनका अपना हाथ उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सिंबोलिज्म आप इसमें समझ रहे हैं। आगे अगले स्टेंजा में राइटर कहती हैं When aunt is dead, जब आंटी मर जाएंगी, her terrified hands will lie, उनके जो ये हाथ हैं जो आज डरे हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, समाज की बंदिशों में बंधे हुए हैं, एक समय ऐसा आएगा जब इनके हाथ ये खुल जाएंगे। ठीक है, बट इतना ही नहीं, अभी और रुको, सुनो। Still ringed by the ordeals she was mastered by, mastered by मतलब गुलामी करना। ठीक है, गुलामी करना। ये कहते क्या है? When aunt is dead, जब आंटी मर जाएंगी, her terrified hands will lie, उनके जो हाथ है डरे हुए वो खुल जाएंगे, लेकिन आजादी उनको मिली नहीं। Still ringed with the ordeals she was mastered by, मरने के बाद भी जो वेडिंग बैंड है वो उनके हाथों के ऊपर ही रहेगा, और मरने के बाद भी उनको याद दिलाता रहेगा कि तुम किसी की गुलामी करती थी, तुम औरत थी, तुम महिला थी, तुम गुलामों की तरह ही मरी हो। आपको नहीं पता, आप पता करिए अपने घर में, मम्मी से पूछिए, पापा से, अगर कोई महिला होती है जिसके पति अभी जिंदा हैं और उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद भी जो श्रृंगार है, वो जो सिंदूर है, जो मंगलसूत्र है, जो कंगन है, चूड़ी है, साड़ी है, खुलता नहीं है, उसको फिर वैसे ही दुल्हन की तरह सजा के तब जला दिया जाता है। एक तरह से प्रथा अच्छी है, मैं प्रथा का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन राइटर ये कहते हैं कि मरने के बाद भी जो बंदिशें उसके जिंदगी में थी वो खत्म नहीं होंगी, वो अभी भी जस की तस उसके साथ हैं। The tigers in the panel that she made, आंटी तो चली जाएंगी, लेकिन जो बाघ की आकृति उन्होंने इस पैनल पे, इस पर्दे के ऊपर बनाया है, will go on prancing proud and unafraid, वो जो बाघ है वो ऐसे ही उछलता रहेगा और दुनिया को यह दिखाएगा कि आंटी भीतर से कैसी थी। इस बाघ को किसी का भी भय नहीं होगा। ये हमारे चैप्टर है। आगे हम इसके आते हैं डिवाइस के ऊपर और राइमिंग स्कीम के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा इसमें पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे? आप अगर पहले स्टेंजा के दूसरे लाइन को देखेंगे तो आपको टाइगर के लिए दे का यूज किया गया है। इसके अलावा लिखा गया कि सिवेरलिक सर्टेनिटी, द टाइगर इज प्राउड, मतलब इंसान के ताकत शक्ति को जिस तरह दिखाते हैं, जानवर के ताकत शक्ति को दिखाया गया है। वी हैव यूज्ड पर्सोनिफिकेशन हियर। सेकंड, वी विल फाइंड सिंबल। आप इसको सिंबल कहिए या आप इसको मेटाफर कहिए, बोथ द थिंग्स आर सेम। आंटी का जो वेडिंग बैंड है, मैंने आपको बताया, जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड से राइटर सिर्फ कंगन को नहीं दर्शा रहा, राइटर ये दर्शा रही है कि ये जो समाज के नियम कानून बंदिशें हैं उसने आंटी को जकड़ रखा है। तीसरा, आपको इसमें मिलेगा एलिटरेशन।
एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड लगातार जब रिपीट हो, लाइक फिंगर्स फ्लटरिंग, प्रांसिंग, प्राउड, ये एफ एफ पी पी फ फ प प ये रिपीट हो रहा है, दैट रिपीटेशन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब हम कहते हैं आयरनी। आयरनी जो है वो आंटी के केस में कैसे मिलता है कि आंटी का जो रियल लाइफ है वो और आंटी की जो आर्ट है वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, दैट्स व्हाई यू फाइंड आयरनी। ठीक है, ये हमारे डिवाइसेस हैं। अब हम लोग इसके थोड़े से देखते हैं स्ट्रक्चर को कि आखिर राइटर ने इसका राइमिंग स्कीम क्या सजाया है। तो भाई राइमिंग स्कीम जो है आप लास्ट में देखेंगे इस यहां फर्स्ट लाइन के, तो यहां आपको मिलेगा ए ए बी बी। तो आप इसके राइमिंग स्कीम को ए बी बी के फॉर्म में समझ सकते हैं, ए बी बी, ये हमारा राइम स्कीम है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। गुड, तो ये हमारा टोटल एक्सप्लेनेशन था, जो भी पोएटिक डिवाइसेस थे, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो सिंबोलिज्म था, हमने इसको समझा है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।